forward. जब जनता एक हो जाती है तो उसके सामने क्रूर से क्रूर शासक भी नहीं टिक पाते। अतः जात पात वह ऊंच नीच का भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। The Iron Man of India, who was one of the most influential politician and freedom fighter of India. He was the first deputy prime minister and home minister of the country. He was awarded with the highest civilian award, which is the Bharat Ratna Award. हम बात कर रहे हैं ऐसे महान विचारों को रखने वाले 565 देशी रियासतों को एक कर अखंड भारत निर्माता, अपनी अविश्वसनीय और अद्भुत कूटनीतिक कौशल और नीतिगत दृढ़ता की वजह से लौह पुरुष कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की True patriot by word, by mind and by deed, and a great supporter of Indian culture. We are talking about a man who unified the nation, none other than Sardar Vallabhbhai Patel. So please put your hands together for class 9A and B with their performance based on the life of the Iron Man of India. वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर साल 1875 में गुजरात की नाडियाड में एक किसान परिवार में हुआ। वह पिता झवेर भाई पटेल और माता लाड़बाई की चौथी संतान थी। वल्लभ भाई पटेल पढ़ने में काफ़ी होनहार थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने कॉलेज जाने के बजाय घर पर ही रहकर अपने दोस्तों से किताबें उधार लेकर पढ़ाई पूरी की और सर्वाधिक अंक भी हासिल किए। इसके बाद सन 1910 में लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वह बुद्धि में इतने तेज थे कि उन्होंने 36 महीने के लॉ कोर्स को महज 30 महीनों में पूरा कर लिया और साल 1913 में वल्लभ भाई पटेल ने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की और सर्वाधिक अंक पाकर अपने कॉलेज में टॉप किया। भारत वापस आकर अहमदाबाद में एक सफल बैरिस्टर के तौर पर काम करने लगे और गुजरात क्लब के मेंबर भी बन गए। उन्होंने गांधी जी के लेक्चर में हिस्सा लिया, जिसके बाद गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए और इसके बाद उन्होंने गांधी जी के कट्टर अनुयायी बनने का फैसला लिया। हमारी हर सभा में पहला प्रस्ताव होता है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी का। ऐसा प्रस्ताव पास करके हम अपनी हीनता का परिचय देते हैं। इस प्रणाली को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे आत्मसम्मान के विरुद्ध है। मैं एक ऐसा कार्यकर्ता चाहता हूं जो बाकी सबको छोड़कर पूरे समय मेरे साथ रह सके और खेड़ा सत्याग्रह की जिम्मेदारी संभाल सके। तो कौन होगा वो पहला सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह पटेल की पहली सफलता थी, परंतु वह घटना जिसने वल्लभ भाई को सरदार बना दिया वह थी बारडोली सत्याग्रह। बारडोली क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार ने लगान में काफ़ी वृद्धि कर दी। सूखे की स्थिति के कारण किसान लगान देने में असमर्थ थे। उन्होंने गांधी जी एवं सरदार पटेल से सहायता मांगी। अगर आप लोग सब एक मत होकर ये तय कर लें कि हम अपनी मर्जी से ये लगान नहीं भरेंगे, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी सरकार के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जो आपका इरादा बदल सके। तो बोलो, कौन कौन तैयार है? हम आपके साथ हैं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। इस तरह वल्लभ भाई ने सभी किसानों को संगठित कर और अपनी लॉ की पढ़ाई का अनुभव लेते हुए अंग्रेजी हुकूमत के अनैतिक लगान वृद्धि को समाप्त करवा दिया। इस सफलता के पश्चात बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तब से वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। फिर समय आया भारत का भविष्य तय करने के लिए 21 जून 1945 के शिमला समझौते का। किसी भी ग्रुप को यूनियन से अलग होने की पूरी छूट होनी चाहिए। मिस्टर जिन्ना, फिर वही बात, हम यहाँ पे आजादी की बात करने आए हैं, बंटवारे की नहीं। और अगर बंटवारा होना ही है तो उसका निर्णय एक आजाद देश के आजाद लोग करेंगे, अंग्रेज सरकार नहीं। जिन्ना की हठधर्मिता और पाकिस्तान राष्ट्र की मांग के कारण शिमला समझौता असफल रहा।
1947 में आई माउंटबेटन योजना। योजना के द्वारा हिंदुस्तान को दो भागों में विभाजित किया जाना था, एक राष्ट्र भारत और दूसरा पाकिस्तान। साथ ही साथ भारत की समस्त देशी रियासतों को अधिकार दिया गया कि चाहे तो अब भारत में मिल सकती है या पाकिस्तान में, या वह अपनी स्वतंत्र सत्ता भी स्थापित कर सकते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा लाई गई यह योजना भारत के टुकड़े करने जैसी थी। अखंड भारत बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासत मंत्रालय की स्थापना की और मेनन के साथ देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए सभी देशी राजाओं के साथ बातचीत की और उन्हें भारत में विलय करने हेतु समझौते किए। हमारी गारंटी सिर्फ 15 अगस्त तक की है। अब समझदारी इसी में है कि समय को देखकर समझ से काम लीजिए। आप हमें धमकी दे रहे हैं? नहीं, याद दिला रहा। बड़ौदा, पटियाला और बीकानेर संविधान सभा में आ गए हैं। फिर तो हमारे साथ जुड़ भी जाएंगे, लेकिन ये भोपाल ने अपने आप को आजाद घोषित करके बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। पर सरदार, कुछ और बड़ी रियासतें भी प्रॉब्लम कर रही हैं। ट्रावनकोर ने तो अपना ट्रेड एजेंट भी पाकिस्तान भेज दिया है। उधर हैदराबाद के निजाम ये दावा करते फिर रहे हैं कि 15 अगस्त से वो आजाद मुल्क का दर्जा हासिल कर लेंगे। इस प्रकार वल्लभ भाई के साम दाम दंड और भेद की नीति के तहत 15 अगस्त 1947 तक 562 रियासतों ने भारत में विलय कर लिया। सिर्फ जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासत अपने आप को स्वतंत्र या पाकिस्तान में मिलाने की बात कर रही थी। कश्मीर ने भारत और पाकिस्तान में विलय करने से साफ साफ इनकार कर दिया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। वहाँ का राजा हरि सिंह हिंदू और ज़्यादातर प्रजा मुसलमान थी, जिन्ना के कुटिल इरादे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के थे। 15 अगस्त के बाद कश्मीर का क्या होगा? देखिए, हम तो आप पर कोई भी दबाव नहीं डाल रहे हैं। आप कश्मीर के प्रधानमंत्री हैं। अपने महाराजा से कहिए कि अगर वो इंडिया के साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इस मीटिंग के बाद भी जम्मू कश्मीर के राजा साहब ने विलय से इनकार कर दिया। वही 1947 में कुछ पाकिस्तानी कबाइलियों ने पाकिस्तान की सेना के साथ कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। योर एक्सीलेंसी, अभी अभी खबर आई है कि महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से सही सलामत जम्मू पहुंच चुके हैं और एक्सेशन पेपर्स पर दस्तखत करने के लिए राजी हैं। चलो, देर आए दुरुस्त आए। इस खबर ने सब कुछ बदल डाला। अब फौज भेजी जा सकती है। योर एक्सीलेंसी, हमारी फौज पंजाब में दंगे रोकने के काम में लगी हुई है। उसे फौरन इकट्ठा करना मुश्किल है, और फिर उसे कश्मीर भेजेंगे कैसे? इतने प्लेन्स कहां पर हैं? इतने पायलट कहां से आएंगे? कश्मीर बचाना है, हर हाल में, किसी भी कीमत पर। जो भी जरूरी है वो किया जाएगा। इस प्रकार राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को दूर तक खदेड़ दिया और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। जूनागढ़ की 80% आबादी हिंदू है। इसके 3 तरफ हिंदुस्तान और चौथी तरफ समुद्र है, और 300 मील दूर पाकिस्तान है। फिर कैसे नवाब मोहब्बत खां और दीवान भुट्टो जूनागढ़ को पाकिस्तान को सौंपने की सोच सकते हैं? और कैसे मिस्टर जिन्ना अपनी 2 नेशन थियरी के बावजूद इसे कबूल कर सकते हैं? असल में रियासतों की ये शतरंज में जूनागढ़ तो एक प्यादा है। मिस्टर जिन्ना की नजर तो हैदराबाद और कश्मीर पे है। होंगे, हमें यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जरा सी बात पर जंग छिड़ जाए। अगर जूनागढ़ हाथ से चला गया तो सिर्फ काठियावाड़ में ही नहीं, पूरे देश में खलबली मच जाएगी। लेकिन मिस्टर पटेल, फौज जूनागढ़ में दाखिल नहीं होगी। वीपी मेनन जाएंगे, नवाब के साथ बात करेंगे, उनको समझाएंगे, फिर भी वो नहीं मानते हैं तो मिस्टर जिन्ना को ये जूनागढ़ वाली चाल बहुत महंगी पड़ेगी। इसके बाद जूनागढ़ में हिंदू जनता के विरोध के कारण जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया और जूनागढ़ में जनमत संग्रह के आधार पर भारत विलय की घोषणा कर दी। हैदराबाद उस समय काफ़ी विशाल प्रांत और काफ़ी धनी राज्य था। हैदराबाद के नवाब उस्मान अली अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे
और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी समर्थन करते थे। हैदराबाद का निज़ाम पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने के लिए काफ़ी पैसे भी दे रहा था। सर, वो हैदराबाद से कासिम रिजवी आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ ठहरे हैं वो? दिल्ली के बहुत ही घटिया होटल में। तो मुझे फोन पर ही धमकी दे रहा था। अच्छा, क्या बोल रहे थे वो? कह रहा था कि अपने सरदार को समझा देना, उनके ये दांव पेच हम पर नहीं चलने वाले। जरूर पीछे से रिजवी पंप कर रहे होंगे। सर, आपको उनसे नहीं मिलना चाहिए। मैं उनसे मिलूंगा। उन्हें कोई सरकारी गेस्ट हाउस में आराम से ठहराओ। मैंने सुना है आपका जो सेक्रेटरी है वो गुजराती है। जी हाँ, और मैं चाहूं तो कश्मीरी पंडित भी नौकर रख सकता हूं मिस्टर पटेल, और अगर जरूरत पड़ी तो हैदराबाद। बैठ जाइए। जी शुक्रिया। और दूसरी बात ये, खड़े होकर नहीं। लेकिन ये कोई पब्लिक मीटिंग थोड़ी है रिजवी भाई, बैठ जाइए आराम से। हमें बैठकर बोलने की आदत नहीं। अब डालिए, देखिए आप कह पाएंगे, कोशिश कीजिए। और अगर हम खड़े होकर बोले तो? नहीं, आप बैठकर ही बात करेंगे। जो कहना है वो इत्मीनान से कहिए। बोलिए। ये हिंदुस्तानी सरकार अपने आप को समझती क्या है? देखिए, हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। आसमान में जब तक चांद सितारे चमकते रहेंगे, हैदराबाद आजाद रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी हूं। 1 करोड़ को इससे पहले मरना होगा। बोल लिया। आपने कहा कि आप 1 करोड़ हिंदुओं को मरवा देंगे। हाँ, अगर हमें मजबूर किया गया तो। अच्छा, उस वक्त हम क्या कर रहे होंगे? हमें क्या मालूम? तो मालूम हो जाना चाहिए। आप सोचिए, हम क्या क्या कर सकते हैं। आप हमें धमकी दे रहे हैं? आप हमें जबरदस्ती रोक नहीं सकते हैं। अरे कौन रोक रहा है? और वैसे भी कल सुबह हवाई जहाज से आप हैदराबाद रवाना कर ही दिए जाओगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सही सलामती पहुंचोगे। आपके निजाम को मेरा सलाम कहना, और कि जब कभी वो अपनी प्रजा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे, तब वो अपने बारे में भी सोच लें, अपने बाल बच्चों के बारे में, अपनी जमीन जायदाद के बारे में, अपनी बेहिसाब दौलत के बारे में। जाइए। हैदराबाद रियासत में काफ़ी कत्लेआम हो रहा था। चारों ओर अशांति, विद्रोह और हत्या होती जा रही थी। इस परिस्थिति को भांपते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। सर, क्या इस वक्त ऑपरेशन पोलो लॉन्च करना ठीक रहेगा? क्यों? पीएम विदेश गए हुए हैं और आप। देखो मैंने, जो होना है वो रुक नहीं सकता। हमने निजाम को समझाने की बहुत कोशिश की, अभी नहीं। अभी ये देश का नक्शा बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। इस देश को एक होना ही होगा, होना ही होगा। इस प्रकार ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश है, एक आजाद राष्ट्र, विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र। जिसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कुशाग्र बुद्धिमत्ता के बल पर सेना का इस्तेमाल कर इन तीनों राज्यों के राजाओं को अपनी अपनी रियासतों के साथ भारत विलय करने के लिए राजी कर लिया।
इस तरह वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय संघ को बिना किसी लड़ाई झगड़े के शांतिपूर्ण तरीके से एक कर दिया। वही इसी महान कार्य के लिए उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई। तो इस तरह सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने न सिर्फ कई हिस्सों में बटे हुए भारतीय संघ को एकीकृत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से कई ऐसे निर्णय लिए जो कि आधुनिक भारत निर्माण में काम आए। भारत के लिए ऐसे महान वीर सपूतों का जन्म लेना गौरवपूर्ण है। इस महान आत्मा को सांदीपनी परिवार की तरफ से शत शत नमन। जय भारत, जय सरदार। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस महान व्यक्तित्व के लिए 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर 182 मीटर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया, जो भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। मैं बोलूँगा सरदार पटेल, आप लोग बोलेंगे अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। मैं लोह पुरुष तो खंबीर, करी इंग्रज ही थरथर। लोह पुरुष तो खंबीर, करी इंग्रज ही थरथर। देई भारत माता ग्वाही, देई भारत माता ग्वाही। सरदार वल्लभ भाई, देई भारत माता ग्वाही। सरदार वल्लभ भाई, देई भारत माता ग्वाही। सरदार वल्लभ भाई, देई भारत माता ग्वाही। सरदार वल्लभ भाई। ओहो झाला बॅरिस्टर लय विद्वान, रक्तक्रांतीचा होता तुफान। झाला बॅरिस्टर लय विद्वान, रक्तक्रांतीचा होता तुफान। झवेरी भाईचा सुपुत्र थोर, स्वातंत्र्याचा क्रांतीवीर। झवेरी भाईचा सुपुत्र थोर, स्वातंत्र्याचा क्रांतीवीर। इतिहासाची बोलती शाई, देते भारत माता ग्वाही। सरदार वल्लभ भाई, देई भारत माता ग्वाही। सरदार वल्लभ भाई, देई भारत माता ग्वाही। सरदार वल्लभ भाई, देई भारत माता ग्वाही। सरदार वल्लभ भाई। ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। औलादी जिगरा मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो। किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो। देश को जोड़ा शिल्पकार था वो, सोमनाथ का जीर्णोद्वार था वो। ऋण आज उसका चुका रहे हैं हम, उसे अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा उठा रहे हैं। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। हो सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे शानदार लोह पुरुष है हमारा